हेलो एवरीवन। अभी तक हम आणविकता के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और आणविकता अभिक्रिया की कोटि में अंतर और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। इसलिए वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। इसके अलावा अगर आपके भी अभिक्रिया की कोटि आणविकता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैं हूं सोनम जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं इसे समझाइए। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि उसकी वेग को प्रभावित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में उन क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बदल जाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि वो जब भी रिएक्शन होगी, कोई भी जो आपका रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब दर नियम या व्यंजक में प्रस्तुत क्रियाकारक की जो घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। या दर नियम के अनुसार ये बोल सकते हैं कि कोई भी क्रियाकारक है उसके ऊपर जो भी घात है उसका अगर हम योग करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, आपका अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है गाइस, मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को एज्यूम कर लेते हैं। A+B इजिकल्स टू क्या बनाता है, C+D बनाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में हम अभिक्रिया की दर को क्या मान सकते हैं भैया, यहाँ पर अभिक्रिया की दर है, हमने उसको A और B माना, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है हमारा K स्थिरांक, A की घात M और B की घात N है। तो हमने क्या कहा दर नियम से कि प्रयुक्त क्रियाकारक की घातांकों का योग देखेंगे हम। यहाँ पर क्रियाकारकों की जो घात है यानी अतः अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी आपकी M+N, क्योंकि M और N क्या है, इसकी घातांक। अब अभिक्रिया की कोटि को मुख्य रूप से तो 3 प्रकार की होती है, प्रथम, द्वितीय एवं शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके अलावा एक छद्म कोटि की अभिक्रिया भी होती है। और हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं को पढ़ने के पहले हम आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था आणविकता के बारे में, राइट गाइस। चलिए, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। देखो, किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को हमने क्या कहा, आणविकता कहा। जितने भी अणु, परमाणु या आयन वहां पर भाग लेंगे वही चीज क्या कहलाएगी, उसकी आणविकता कहलाएगी। देखो, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमने पहले भी आणविकता पढ़ ली है आगे, फिर भी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास कोई H2 और I2, ठीक, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके 2HI बनाते हैं, राइट गाइस। अब यहाँ पे H2 पर्टिकुलर एक अणु और ये आपका दूसरा अणु, यानी कि यहाँ पर इसको देखकर इसकी M कितनी आ जाएगी, आणविकता 2 आ जाएगी। कोई भी अभिक्रिया हम इसको देखकर बता सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी आणविकता। परंतु किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। अब ये 2 अणु तो है, पर क्या ये अभिक्रिया के वेग में बराबर से परिवर्तन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यानी कि जो परिवर्तन कर पाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि। यह सिद्धांतिक मान है, यानी कि जो आणविकता होती है आपकी सिद्धांतिक मान कहलाती है, परंतु जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्रायोगिक मान कहलाती है। और आणविकता में इसका मान सदैव पूर्णांक में ही रहता है, परंतु अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका मान शून्य, अपूर्णांक अथवा पूर्णांक में भी हो सकता है ना। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि पूर्णांक ही होगा, अपूर्णांक होगा, शून्य होगा, कुछ भी हो सकता है। रासायनिक समीकरण देखकर हम इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। हमने देखा ना, रासायनिक समीकरण देख के हमने बताया H2 I2 2HI बनाया, इट मीन्स यहाँ पे 2 है, तो हमने रासायनिक समीकरण देख के ही बताया। परंतु जब अभिक्रिया की कोटि होगी तो रासायनिक समीकरण देखकर हम इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी इसके मान को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराती है, परंतु यह रासायनिक अभिक्रिया की बल गति की जानकारी देती है कि जो अभिक्रिया है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितना समय लग रहा है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, उन सभी के बारे में ये जो अभिक्रिया की कोटि है वो जो है हमें जानकारी यहाँ पर देती है, राइट गाइस।
क्वेश्चन नंबर 8 हम आगे पढ़ते हैं। उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और नहीं लगता है डिसलाइक कीजिएगा। आपके फ्रेंड सर्कल को भी आप वीडियो शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में आपके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे बताएं। इसके अलावा नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। प्रथम अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक सूत्र की व्युत्पत्ति करो, या फिर प्रथम अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं लिखिए। अगर सिर्फ ऐसा पूछा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला लिखना। अगर सूत्र की व्युत्पत्ति करने को कहेगा तब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है क्या कहलाती? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मान लो मैंने कोई भी एक दो रिएक्टेंट लिए हैं। एक रिएक्टेंट है आपका ए, एक रिएक्टेंट है आपका बी। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? C+D, है ना? क्या बनाते हैं? क्रियाफल बनाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा यहाँ पर कि भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया केवल और केवल एक अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती। मान लो वो अभिकारक ए भी हो सकता है या फिर वो बी भी हो सकता है, पर दोनों में से होगा क्या? केवल और केवल एक। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती। जैसे कि एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। देखते हैं हम यहाँ पे एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किस प्रकार किया जाता है। एस्टर है हमारा CH3 COO C2H5। इसको हम वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं और माध्यम लेते हैं आपका अम्लीय माध्यम। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम यहाँ पे, इसका जल अपघटन कराते हैं। तब क्या होता है? ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आपको पता है कि H और OH यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका आयनाइजेशन 2 पार्ट में होता है, एक H में, दूसरा यहाँ पर OH नेगेटिव में, सॉरी ना प्लस लग गया। अब हाइड्रोजन तो इधर जाएगा और OH क्या आ जाता है? इधर आ जाता है। तो क्या बनता है? CH3 COO H, इसको हम क्या कहते हैं? अम्ल, प्लस क्या बनता है एक और? C2H5OH, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या कहा हमने? इसको एल्कोहल कहा। तो हमने ये देखा यहाँ पर अम्ल और एल्कोहल बना। तो ये कौन सी माध्यम में है? यहाँ पर अम्लीय माध्यम में। तो सांद्रता किसके ऊपर डिपेंड करती? केवल और केवल इस पर, वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी सांद्रता डिपेंड नहीं करती। इसकी कांस्टेंट यानी कि हम इसकी मात्रा चाहे बढ़ा दें या फिर घटा दें। देखते हैं हम इसको, यानी कि ये जो हमने अभिक्रिया पढ़ी, इस अभिक्रिया में एस्टर की सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर बदल जाएगी। यानी मैंने जो भी बताया आपको, ये आपका एथिल एस्टेट है या एस्टर है, हम इसको बोल सकते हैं। अगर मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं जल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगी तो कुछ भी जो चेंजेस नहीं होगा। अतः अभिक्रिया की दर केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रही है? एस्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। राइट गाइस, इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया की दर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? CH3 COO C2H5। तो अभिक्रिया की कोटि कितना आ गया आपका यहाँ पर? 1। राइट, ये तो हुआ अगर प्रश्न पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं बताइए। जब तक वो व्यंजक सूत्र की उत्पत्ति करना ना पूछे तो आपको ये नहीं लिखना। परंतु अगर उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तब जाकर आपको इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। हम क्या मान सकते हैं इसको? चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। कि मान लेती हूं मैं यहाँ पर कि माना कि A मैंने कोई भी एक अभिकारक ले लिया जिसकी प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, और माना कि T समय बाद में, यानी कि जो ले लिया T समय बाद में 1 ग्राम पदार्थ क्रियाफल में बदल जाता है। अतः T समय पश्चात अभिक्रिया की दर शेष बची हुई सांद्रता क्या हो जाएगा? A-X के समानुपाती होती है। चलिए इसको वेग स्थिरांक सूत्र की हम यहां से व्युत्पत्ति करना स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी वेग स्थिरांक सूत्र है वो कैसे करेंगे। हमने क्या कहा, अभी क्या बात करी हमने? मान लो मैंने A क्या लिया है यहाँ पर, एक कोई भी अभिकारक, इसको हमने क्या कहा? ये हमने लिया यहाँ पर अभिकारक। ठीक,
ये क्रिया करके क्या बनाता है? क्रियाफल बनाता है। टी समय बाद जो x ग्राम पदार्थ होता है वो क्या करता है, यहाँ पर क्रियाफल में बदलता है ना। टी समय लगेगा इसको। तो यहाँ पे इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है? A ग्राम प्रति लीटर, राइट। या फिर क्या हो सकती है? मोल प्रति लीटर हो सकती है। और प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी इसकी? यहां पर 0। कितनी होगी? 0। अब टी समय बाद में क्या होता है कि 1 ग्राम पदार्थ जो होता है वो किस में चेंज होता है आपका? टी समय के बाद में पदार्थ किस में चेंज हो जाएगा आपका? क्रियाफल में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? यहां पर 0 रहेगी इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता। अब कौन सा? A-X, यानी कितना पदार्थ बदल रहा है आपका? कोई भी X पदार्थ है यहां पर, है ना। X ग्राम जो पदार्थ है वो बदलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? X क्या हो जाएगी इसकी अंतिम सांद्रता, राइट। अब अतः अपन क्या जानते हैं यहां पर? क्या हो जाएगा? अतः dx अपॉन dt समानुपाती किसके समानुपाती हो जाएगा? A-X के, क्योंकि प्रथम घात की क्या होता है? समानुपाती होता है, राइट गाइस। देखिए अब समानुपाती का अगर हम चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt बराबर के A-X, राइट। जहां पर ये जो k है तो k क्या कहलाता है? एक समानुपाती स्थिरांक। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इस राशि को क्या करेंगे? इधर, और इस राशि को इधर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन A-X बराबर के, और ये dt कहां चला जाएगा? इधर dt। इसको हम क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का, ठीक है, ये समीकरण 1 का दोनों ओर क्या करेंगे हम? समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? दोनों ओर समाकलन करेंगे। समाकलन का चिन्ह dx A-X बराबर समाकलन का चिन्ह k और इंटू में dt। समाकलन हुआ इसका, तो समाकलन होने के बाद में क्या राशि बनेगी? यहां पर माइनस का आपका ये ln A-X, इनका समाकलन हो जाएगा बराबर k और t फिक्स राशि, आपको पता है फिक्स राशियों का समाकलन नहीं होता है, प्लस c समीकरण नंबर 2। और c क्या है आपका? c एक समाकलन स्थिरांक है। क्या है? लिख देती हूं मैं यहां पर। c क्या है आपका? समाकलन स्थिरांक। अब मैं क्या मान लेती हूं? अगर अतः t बराबर अगर मैं 0 रख देती हूं तब क्या हो जाता है? x बराबर क्या आ जाता है आपका? 0। तो इस समीकरण में मान रख देते हैं। अतः समीकरण 2 में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? माइनस ln a, तो एज इट इज x की जगह क्या आ जाएगा? 0 बराबर k इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा? 0 प्लस c। क्या होगा? सोल्व करेंगे। माइनस ln a बराबर क्या हो जाएगा? c, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ c बराबर माइनस ln a। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी मेरे पास में? ये 3। कितनी हो गई आपकी? समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 से c का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यदि समीकरण नंबर 3, यदि आपकी समीकरण नंबर 2, तब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 से समीकरण
2 में मान रख देंगे तो क्या है समीकरण 2 आपकी ln a माइनस एक्स बराबर ये आपका k इंटू टी, सी की जगह क्या आ जाएगा प्लस माइनस में माइनस का ln a। राइट गाइस, अब हम क्या करेंगे सेम राशि को उधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है माइनस ln a, इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्लस का माइनस ln a माइनस एक्स बराबर क्या है आपका ये kt। परंतु हम क्या जानते हैं जब n m माइनस आपका ln m, तब क्या होता है कि आपका ये l m बट्टे क्या हो जाता है n, ये मैथमेटिकली रूल है उसी के अकॉर्डिंग। तब क्या हो जाएगा इस राशि में kt को हम इधर लेके आ जाते हैं, kt बराबर ln कॉमन निकल जाएगा और a बटे क्या आ जाएगा आपका a माइनस एक्स। अब ये जो log ln है इसको हम क्या करेंगे प्रारंभिक log ln को हम log 10 में चेंज कर देंगे। ये हमारा log ln है, इसको हम क्या करेंगे log 10 में क्या करेंगे परिवर्तित कर देंगे। जैसे हम इसको log 10 में परिवर्तित करते हैं तब क्या बनती है हमारी राशि k, t भी इधर चला जाएगा 2.303 अपॉन t log a बटे a माइनस एक्स। ये क्या आ गई हमारी समीकरण नंबर 4। कौन सी आ गई यहाँ पर समीकरण नंबर 4। ठीक, हमने समीकरण नंबर 4 देख ली यहां तक। ठीक, अब ये जो समीकरण नंबर 4 आई है, अब समीकरण 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं समीकरण 4 को प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक सूत्र कहते हैं। राइट गाइस, इसमें a तो क्या है ये जो a है इसको हमने क्या कहा प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स जो है आपका वो क्या है t समय बाद में बची हुई सांद्रता, तथा ये जो t है ये क्या कहलाता है समय। अब भिन्न भिन्न मान के लिए वेग स्थिरांक k का मान 1 प्राप्त होता है। राइट गाइस, अतः ये k की इकाई अगर अपने को यहाँ पे इसकी इकाई निकालनी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है k की इकाई क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा जैसे समीकरण 4 में t समय a सांद्रता, a माइनस एक्स क्या है t समय बाद में बची हुई सांद्रता। राइट गाइस, तो देखो अतः क्या हो जाएगा k बराबर 1, क्योंकि हमने k को क्या हमने यहाँ पे क्या माना था भैया आपका 1 था, t क्या है समय log सांद्रता बटे सांद्रता, तो सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो गई, k बराबर 1 बटे समय और k बराबर क्या हो गया समय इनवर्स। तो ये क्या है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई है या इसका स्थिरांक है। अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए तब भी आपको ये वाला आंसर यहाँ पे देना है और समय इनवर्स लिखना है। राइट गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो।